प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करेंगे। वो खिलाड़ियों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कल एक कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल टेलीविजन पर भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल मैच भी देखा। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय टीम की हार के बाद भी पीएम मोदी ने ट्वीट कर टीम की हौसला अफजाई की। हार और जीत जीवन का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं अपनी टीम को अगले मैच और भविष्य के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है मध्य प्रदेश में। आपको बताएं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बुलाई गई है बैठक, और जो मध्य प्रदेश भाजपा है उसकी संसदीय दल की बैठक आज रहने वाली है, जिसमें नजर रहेगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत राज्य के तमाम सांसद हिस्सा होंगे। 4 अगस्त को मध्य प्रदेश भाजपा संसदीय दल की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नए मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक का भी स्वागत होगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए थे और पार्टी के नेताओं को संबोधित किया था। संसद के मॉनसून सत्र में भाजपा के संसदीय दल की ये तीसरी बैठक थी, जिसे कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। पार्टी के मुताबिक संसद सत्र के दौरान हर राज्य के सांसद को बैठक करनी है और आगे की रणनीति तैयार करनी है। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू परिवारों के पलायन की जांच तेज हो चुकी है। जांच के साथ साथ इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्माती हुई। एक और रिपोर्ट पर नजर। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू परिवारों के पलायन की जांच शुरू कर दी गई है। 81 हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। इनका आरोप है कि एक संप्रदाय के लोग सुनियोजित ढंग से कॉलोनी में हिंदुओं के घर खरीद रहे हैं और बाकी को भी बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। 81 घर है यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम पलायन कर सकते हैं। मुरादाबाद के लाजपत नगर में अब तक 3 हिंदू परिवार घर बेच चुके हैं। प्रशासन की टीम ने पूरी छानबीन करने के बाद रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूंकि मुझे डीएम साहब को बताना है, मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। मामले पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने कहा कि वो किसी का पलायन नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा ये विवाद बीजेपी प्रायोजित है। आइए एक मिनट एक खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। जल्द ही बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव दे दिया है। यूपी की राजनीति में एक बार फिर नाम बदलने का ट्रेंड चर्चा में है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के लिए तय प्रक्रिया के तहत संबंधित एजेंसियों से राय मांगी गई है। भारतीय सर्वेक्षण, रेल व डाक मंत्रालय से अनापत्ति मिलने के बाद नाम बदला जाएगा। इससे पहले योगी सरकार ने कई और रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मानते हुए उन सभी रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए। हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसा कब होगा।
मेरा राष्ट्रगान मेरा अभिमान, इस कार्यक्रम की शुरुआत कल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में की। यह अभियान आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का हिस्सा है। मेरा राष्ट्रगान मेरा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। कल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान गाकर इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के लोगों को राष्ट्रगान गाने और उसका वीडियो www.rashtragan.in पर अपलोड करने की गुजारिश की है। केंद्रीय मंत्रियों का मानना है कि ये अभियान देश भर के लोगों में गर्व और एकता की भावना भरेगा। आपको आज एक इस मुहिम में जोड़ने जा रहे हैं कि क्या आपने राष्ट्रगान गाया? अगर गाया तो उसको अपलोड भी कीजिए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की अटकलें तेज हुई हैं। एक रिपोर्ट। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि राजभर ने दोबारा गठबंधन की संभावना को खारिज किया है। नहीं होगा महाराज, भरम में लोग हैं, भाजपा के वोट दे था। अच्छा ही बताओ। वहीं समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त से शुरू हो रही साइकिल यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद लखनऊ में साइकिल चलाकर यात्रा शुरू करेंगे। अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोग प्रदेश की सरकार की गलतियों को जनता तक उजागर करेंगे। 5 अगस्त से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के गरीब जन कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए 1 वर्ष पूरे भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का रामलला के दर्शन का भी कार्यक्रम है। पेगासस जासूसी केस को सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने आज विपक्षी दल के नेताओं के साथ कल चाय पर चर्चा की और फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग में विपक्षी दल के नेता पहुंचे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई ब्रेकफास्ट मीटिंग में 15 दलों के नेता और कुल 100 सांसद शामिल हुए। बैठक में विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को घेरने की साझा रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा मीटिंग में महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. बीएसपी और आम आदमी पार्टी का कोई नेता राहुल गांधी की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट मीटिंग करने के बाद राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ साइकिल से संसद भवन पहुंचे। महंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के विरोध में राहुल गांधी ने साइकिल से यात्रा की। बीजेपी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि राजनीति करने की बजाय संसद में आकर चर्चा करें। अरे भाई, आपको सरकार के खिलाफ कुछ है तो सरकार तो बुला रही है, आओ चर्चा करो। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं 1 मिनट में खबर। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए शिवराज सरकार ने मंजूरी दे दी, जिसमें अवैध शराब से मौत पर उम्र कैद या फिर फांसी पर प्रावधान होगा और बेचने वाले को अब 20 लाख तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 10 लाख रुपए कीमत हुआ करती थी जुर्माने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही ठप करने को लेकर विपक्षी दलों को घेरा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने को संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया। लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को भी अपमानजनक बताया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर विधेयकों को जल्दी में पारित कराने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था, पहले 10 दिनों में संसद में कमाल, विधेयक पारित करा रहे हैं या चाट पापड़ी बना रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। हवाई हंगामे के माध्यम से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं कि संसद के अंदर तो चाट और पापड़ी बन रही है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कड़े कानून को आज शिवराज सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में पास प्रस्ताव के बाद अब एमपी में अवैध शराब से मौत पर उम्र कैद या फांसी का प्रावधान होगा। अभी तक ऐसे मामलों में 10 साल की सजा का प्रावधान था। एमपी में अवैध शराब की बिक्री पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है। अवैध शराब बेचने पर अब 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। संशोधन आबकारी कानून 9 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिले, ये विधेयक हम लाएंगे विधानसभा में। आज कैबिनेट ने इसको पारित किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीते दिनों अवैध शराब से 8 लोगों की मौत हुई थी। शिवराज कैबिनेट ने तस्करी और अवैध बिक्री रोकने के लिए शराब की बोतलों पर QR कोड के होलोग्राम लगाने का भी फैसला किया है। पहाड़ों पर कुदरत के कहर की बात करते हैं। अब लगातार बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, दहशत में लोग हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ पहाड़ के टूटने से नेशनल हाईवे पर मलबे का ढेर लगा हुआ। दरकते पहाड़, उफनती नदियां, कुदरत का ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां लैंडस्लाइड ने एक बार फिर लोगों को दहशत में डाल दिया है। देखिए किस तरह देखते ही देखते ये पहाड़ ढह गया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ की भी है, जहां पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया, यातायात ठप हो गया। ये लैंडस्लाइड निर्माणाधीन ओपन टनल के लिए भी खतरा बन गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। ऐसे में पहाड़ों पर जाना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से जनजीवन पर बुरा असर है। 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना की मदद दी जा रही है। एक रिपोर्ट पर नजर। मध्य प्रदेश में सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए अटल सागर डैम के 10 गेट खोले गए हैं ताकि बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है। रेलवे ट्रैक पर सैलाब उमड़ रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में उफनती सिंध नदी ने 2 पुल तबाह कर दिए। दरअसल पानी का बहाव इतना तेज था कि ये पुल भी पानी की रफ्तार के सामने नहीं टिक पाए। हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें ग्वालियर संभाग समेत कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्वालियर में भी एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। हालात कितने ज्यादा खराब है। राजस्थान में भारी बरसात का कहर है। नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर है। टोंक की बात करें, 4 दिन से लगातार बरसात हो रही है, लिहाजा हालात बाढ़ के वहां पर हैं। लोग पूरी तरह से हैरान परेशान। राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश मुश्किल बन गई है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। कई जगह नहर नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, लिहाजा पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। ये तस्वीर है टोंक की, जहां पिछले 4 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसी कोई सड़क नहीं दिखाई देगी जो पानी में न डूबी हो। सवाई माधोपुर में भी बारिश का कहर है। यहाँ बनास नदी में 2 युवक तेज बहाव में बह गए।
उधर कोटा में भी लगातार बारिश के बाद नदी नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि धौलपुर के करीब 49 गांव में चंबल का बढ़ा हुआ जलस्तर बाढ़ की वजह बन गया है। धौलपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस के साथ साथ एसडीएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.